नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है। जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है, यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, और यदि व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इससे पक्का 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं निदानात्मक शिक्षण है क्या। तो निदानात्मक में क्या होता है कि इसमें गणित में जो है समस्या है उसकी जांच की जाती है, यानी इसमें सिर्फ पहचान की जाती है, जांच की जाती है, यही निदान है। तो निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होता है, जो रोगी का इलाज करने से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का उपचार करने से पहले यह पता करता है कि रोगी को क्या परेशानी है, कितनी है, या बीमारी किस प्रकार की है, तत्पश्चात इसकी बात क्या करता है, डॉक्टर उस बीमारी या परेशानी का उपचार करता है। अगर उपचार करेगा तो वो उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा, लेकिन जब तक वो जांच करेगा, पहचान करेगा, तब तक वो निदानात्मक है। ठीक उसी प्रकार कहें कि निदानात्मक शिक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाइयां हैं, वे कहाँ गलतियां करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों करते हैं। इस प्रकार यही जानना या पता करना निदान है। अतः गणित में छात्रों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, नैदानिक या निदानात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। यानी यदि गणित में छात्रों की कठिनाइयों, कमजोरियों का पता लगाना है, जांच करना है, तो वो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाएगा। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है कि आखिर कमियां इसमें है क्या। इन परीक्षाओं में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं कि बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा है, अभी तक क्या सीखा है, तो उसके लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं या जो परीक्षण लिए जाते हैं उसको कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। यानी सीखा अभी तक क्या है उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, इसमें अंक भी दिए जाते हैं। तो यदि जो बच्चे ने सीखा है उसका मूल्यांकन करना हो, उसकी जांच करना हो, तो वहां उपलब्धि परीक्षण होता है। यदि उसकी कमियों को जांचना है, चेक करना है, तो वहां निदानात्मक परीक्षण होता है। और यदि उन कमियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा वो उपचारात्मक है। यानी यदि उन कमियों को दूर कर देंगे, उनका उपचार कर देंगे, तो वो उपचारात्मक परीक्षण होगा। तो इन परीक्षाओं में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं, सिर्फ इसमें चेक किया जाता है, बल्कि एक कमी या गलती के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से संबंधित नियमों, सूत्रों, संक्रियाओं आदि को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाता है। यानी जो संपूर्ण विषय है उसको विभिन्न भागों में पहले बांट लिया जाता है, छोटे छोटे भागों में, फिर उसको प्रश्न पत्र में दिया जाता है अलग अलग तरीके से। इसमें दिए गए प्रश्न किसी एक प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को अधिगम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी क्रम से एक सीखने के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो क्रम से प्रश्नों को अधिगम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर उन्हें चेक किया जाता है कि किससे क्या चीज बनी है, बनी अगर नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, क्या कारण है। तो क्रम से उनको व्यवस्थित करके
प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग से निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो ये है निदानात्मक परीक्षण। यानी निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण का मतलब ये हुआ निदान करना। यानी गणित में यदि छात्र को कोई समस्या हो रही है, उसकी जांच करना, उसको पहचानना कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। अब देखते हैं निदानात्मक शिक्षण जो है या परीक्षण निदान हेतु महत्वपूर्ण चरण क्या होते हैं, यानी किस प्रकार से निदान किया जाता है, पहले क्या करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यानी समस्याग्रस्त बालक की पहचान की जाती है पहले, सबसे पहले। जब उस बच्चे की पहचान कर ली जाएगी कि जिस समस्या में है, फिर क्या किया जाएगा, उसके उपरांत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां कहाँ हैं। अर्थात कहें बालक जहां गलतियां कर रहा है वह क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो हमें उसको चेक करना है कि आखिर गलती कहाँ पे कर रहा है, कौन से पक्ष में वो गलती कर रहा है। तीसरे में जब अब कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद जब हमें पता चल जाएगा उस क्षेत्र का, तो इसके बाद यह जाना जाता है कि त्रुटियों की क्या कारण है। अगर गलती किस कारण से हो रही है तो यह प्रक्रिया जटिल है। ज्यादातर इसमें शिक्षक का तर्क कार्य करता है, यानी पहचान करना पड़ती है, खुद सोचना पड़ता है आखिर गलती का कारण क्या है। कारण पता हो जाने के बाद इस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। यानी एक प्रकार से कहें उपचार की व्यवस्था निदान में ही बनाई जाती है, निदानात्मक परीक्षण में ही किया नहीं जाता, सिर्फ व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, यह समस्या की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार की समस्या होगी उसी प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और एक बात और है, निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि उपचार के बाद भी हो सकता है समस्याएं। तो ये सोचा जाता है कि उपचार देने के बाद भी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वे समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। यानी इस प्रकार से जांच की जाए कि समस्या पैदा ही ना हो, तो इस पर भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 5 चरण जो होते हैं, इस पर विचार किया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। निदानात्मक शिक्षण की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। यदि दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो कुछ परिभाषाएं जैसे गुड्स ने दिया है, गुड ने क्या दिया है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। योकम व सिम्पसन के अनुसार निदान किसी कठिनाई का उनकी चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है कि अगर कठिनाई कहाँ हुई है तो उसको स्पष्ट करना, उसकी पहचान करना, उसकी जांच करना इसका काम है। तो जी योकम ने कहा। अब मार्सेल के मतानुसार क्या है कि जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहते हैं। तो जी कहा है मार्सेल ने। आगे देखें, अब निदानात्मक शिक्षण में निदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, यानी निदान का उद्देश्य है क्या, क्या करना है। तो इसका उद्देश्य है पहली बात कि गणित विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। मतलब यदि हम कठिनाइयों की जांच कर रहे हैं और पता चल रहा है कठिनाई अगर किस प्रकार से हो रही हैं, तो हम गणित विषय हो सकता है गणित विषय की जो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है उसमें कहीं कमी हो रही है तो उनका क्या करना है, सुधार करना। अगला है अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना, कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को आखिर उसमें जो अवरोधक तत्व हैं, जो उनमें बाधा डाल रहे हैं, उनको ढूंढना एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। सिर्फ व्यवस्था, उपचार देना नहीं, व्यवस्था बनाई जाएगी। तीसरे में कह रहे कि पिछड़े छात्रों की पहचान करना, जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनकी पहचान करना, तो जो उद्देश्य है ये। गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना, ये भी निदानात्मक का काम है। गणित के
पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना। यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, यदि कुछ गणित में निदानात्मक का यही है कि अगर कमियां हो रही हैं तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जा सकता है और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल तो देना जरूरी है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना। समय समय पर मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन भी करना जरूरी है, जिससे हमें पता चलता रहे कि आखिर कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना। बिल्कुल, निदानात्मक में यानी कमियों का पता चलता है और उपलब्धि परीक्षण से ये पता चलता है कि आखिर उसने सीखा कितना है, और जो नहीं सीखा है वो निदानात्मक बताता है कि निदानात्मक परीक्षण से कि आखिर इसमें कमी क्या रहेगी जो सीख नहीं पाया इन चीज़ों को, तो उनकी पहचान करना। छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन देना भी निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद अब देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो जब निदान करेंगे, निदान के बाद हम यानी जो कमियां हमने ढूंढी हैं उनका हम उपचार करेंगे, यानी कमियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। यानी निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात जो छात्रों में कमियां आई हैं, जो छात्रों में कठिनाइयां हैं, जिनकी पहचान की गई है, जांच की गई है, उनका सुधार करने या फिर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ब्लेयर या जोन्स ने उपचारात्मक शिक्षा के विषय में कहा है, उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। तो इसमें जब उपचार किया जाएगा तो मानसिक स्तर में प्रगति होगी। यह उसे प्रेरणा की आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मापदंड तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयों के सतर्कतापूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें उनकी कमियां और कठिनाइयों का क्या हो जाता है? उपचार हो जाता है, इसलिए रुचियों के लिए अनुकूल हो जाती है। निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि विश्लेषण और विवेचन के कार्यों के अतिरिक्त उनको पृथक करना कठिन है, क्योंकि जब तक हम निदान नहीं करेंगे किसी चीज़ का, हम उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर कहें, जब तक उसे रोग का पता नहीं चलेगा, यानी लैब में जाके चेक नहीं कराएगा, तब तक वो उपचार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बच्चे की जब तक कठिनाइयों का पता नहीं चलेगा, पहचान नहीं होगी, तब तक हम उसका उपचार नहीं कर सकते। तो यानी कहें निदानात्मक और उपचारात्मक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत देखें। तो पहला है कि अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाए, यानी इनमें डर का माहौल बिल्कुल भी ना हो, तो जो कमियां हैं उनको अधिक आसानी से दूर किया जा सकता है। दूसरा है कि उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए एवं उसके कार्यान्वयन में सावधानी से काम लिया जाए। यानी हमें पूरी योजना बना लेना चाहिए उपचार के लिए कि किस प्रकार से हमें इन समस्याओं को दूर करना है, और उनके क्रियान्वयन में सावधानी से काम लिया जाए, जिससे कि हम जो उनकी कमियां हैं उनकी कमियों को दूर करें और दोबारा ये समस्या न आए। इसलिए हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। तीसरा कि अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए, यानी अपने अनुभवों के द्वारा उसको शिक्षा दे और रटने वाली उसमें बात ना रखें। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। तो हमें उपचार किस प्रकार से देना चाहिए कि
आखिर बच्चा किस आयु का है, उसकी रुचि उस तरफ है कि नहीं है, योग्यता और अनुभव सब काम करते हैं। यानी जिस आयु का बच्चा है उसी प्रकार से शिक्षक को एक प्रकार से वो देना चाहिए कि शिक्षा देना चाहिए कि उसकी आयु है क्या, किस प्रकार से वो अपने अनुसार ढल सकता है। तो योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो उस प्रकार से शिक्षा हमें देना है। चौथा है, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। यानी मनोबल बीच बीच में उनका बढ़ाता रहना चाहिए जिससे उन्हें बोरियत महसूस ना हो। अगला है, उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। ये भी टीचर का काम रहना चाहिए कि जब तक वो पढ़ा रहे हैं यानी उपचार कर रहे हैं तब तक विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। कार्यानुभव हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा कार्य अनुभव है हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना जरूरी है। अध्यापकों को भी निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तब तो वो उनकी कमियों को ढूंढ पाएगा। तो ये सिद्धांत हो गए हैं। अब उद्देश्य देख लें, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो छात्रों की लेखन संबंधी प्रारंभिक त्रुटियों का सुधार करना, जो त्रुटियां हो रही हैं लेखन संबंधी उनमें सुधार करना। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना तो उद्देश्य है ये, क्योंकि जो कमियां हो रही हैं अगर उपचार के द्वारा उन कमियों को पूरा नहीं किया गया तो क्या उद्देश्य यही होता है कि उनकी जो कमियां हैं वो दूर की जाए। तो यानी व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना। बिल्कुल, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, कमियों को दूर करेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्रों में मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। जब उनके सामने समस्याएं आएंगी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन उन समस्याओं का, उन कमियों का यदि उपचार हो जाएगा तो उनका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। तो यही छात्रों में क्या होना चाहिए, छात्रों में मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना जिससे वे भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सकें। बिल्कुल, छात्रों को समस्याओं से लड़ने तथा उन्हें दूर करने के लिए सक्षम बनाना। बिल्कुल, जी तो इसका काम ही है कि समस्याओं से लड़ने तथा उन्हें दूर करने के लिए सक्षम बनाना जी उनका काम।